गाइस पहले ट्यूटोरियल में हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन को एंड पाईचार्म को। पाईचार्म एक बेसिकली डेवलपमेंट आईडी है जो जेट ब्रेन्स ने डेवलप की है, जिस पे हम पाइथन के कोड को लिखेंगे। सो सबसे पहले कंप्यूटर पे चलते हैं और सर्च करते हैं पाइथन। यहाँ पे आपको पाइथन टाइप करना है गूगल पे जाके। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी python.org। यहाँ पर आप जाइए इस वेबसाइट पे। इसके बाद आपको जाना होगा डाउनलोड सेक्शंस में। यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड पाइथन 3.9.1। अभी जब करेंटली इस वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.9.1 अवेलेबल है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं डिपेंड करता है, ये वर्जन बढ़ भी सकता है फ्यूचर में। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस बटन पे क्लिक करके, और पाइथन डाउनलोड हो गया है हमारे सिस्टम में। अब हम डाउनलोड करते हैं पाईचार्म को। तो पाईचार्म को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा, लिखना होगा पाईचार्म और सर्च कीजिए। तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी jetbrains.com। यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा सीधा ही सर्च में। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टैब आ रहे हैं, विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। अभी मैं विंडोज़ मशीन पर काम कर रहा हूँ, जिसके लिए विंडोज़ टैब सिलेक्टेड है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी मशीन पे काम कर रहे हैं वो टैब को सिलेक्ट करके ही इस पाईचार्म को डाउनलोड करें। यहाँ पर पाईचार्म के 2 वर्जन है, एक प्रोफेशनल और एक कम्युनिटी। जो प्रोफेशनल है वो सिर्फ फ्री ट्रायल है, कुछ दिनों के लिए फ्री है, फिर आपको पे करना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कम्युनिटी वाला डाउनलोड कर लीजिए, ये फ्री है, ओपन सोर्स है। प्लस जो भी प्योर पाइथन डेवलपमेंट के लिए हमें जो चाहिए इस ट्यूटोरियल में वो सब कुछ इसमें मिल जाता है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास पाईचार्म और पाइथन दोनों डाउनलोड हो गए हैं। अब मैं एक-एक करके इन दोनों को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पाइथन इंस्टॉल करता हूँ, और यहाँ पर आपको बस एक ध्यान देने वाली बात है, जो पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर एक चेकबॉक्स रहता है ऐड पाइथन 3.92 पाथ। इसको ज़रूर चेक कर दें, ये आपके पाथ वेरिएबल में पाइथन के पाथ को ऐड कर देगा, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको चेक ज़रूर करें और उसके बाद इंस्टॉल नाउ, और ये आपके सिस्टम में ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद मैं पाईचार्म को इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करना है। आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है आप डेस्टिनेशन फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बोलूँगा 64 बिट लॉन्चर, मुझे शॉर्टकट चाहिए डेस्कटॉप पे, क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इंस्टॉल, और इस तरीके से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके पाईचार्म को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं पाइथन कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। तो ये पाईचार्म ओपन हो गया है। हम इस पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट्स में जाके मैं क्रिएट करता हूँ ट्यूटोरियल। यहाँ पे न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट ये होना चाहिए। इसके बाद हम क्रिएट कर देंगे प्रोजेक्ट को, और पाईचार्म हमारे लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करके दे देगा और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे VENV ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक ये फ़ोल्डर है, ये रहेगा। ये बेसिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो हमारे लिए सिंपली जो ज़रूरी लाइब्रेरीज़ हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो सारी इसमें इंक्लूड कर देता है। तो इस फ़ोल्डर के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में। पर अभी मूव होते हैं हम अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे एक main.py ये फाइल जनरेट होती है। इसको आप यहाँ पर आप कंट्रोल ऑल करके सारे कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, और सिंपल सा लिखिए इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन का प्रिंट, और डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। और इसको रन करने के लिए आपको सिंपली इस फाइल पे राइट क्लिक करना होगा और रन करना होगा। आप देख सकते हैं कंसोल में हमारा आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। सो गाइस ये था हमारा पहला ट्यूटोरियल। अगर आपका ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया है तो सिंपल सा मीनिंग है आपका सिस्टम पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुका है, और अब हम तैयार हैं पाइथन को सीखने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन।
देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल का यूज़ होता है वो किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज और उसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। तो यहाँ पर जो एज है वो मेरे वेरिएबल का नाम है और 20 उस वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पर मैंने इक्वल टू साइन का यूज़ किया है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू मैं अपने वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा आगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब भी मैं इक्वल टू साइन का यूज़ करूँगा तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और किसी भी वेरिएबल में इसी तरीके से हम उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं। अब अगर मुझे ये देखना है कि एज वेरिएबल में जो वैल्यू है 20 वो असाइन हुई है या नहीं, तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट और एज को प्रिंट करके देखूँगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो कंसोल पे आउटपुट आता है 20। अब इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइस और उसकी वैल्यू असाइन करता हूँ 32.4 और इस प्राइस को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो इसकी वैल्यू भी आ जाती है 32.4, मीन्स इसको भी असाइन हो गई है। अब इन दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है? पहला तो इनका नाम डिफरेंस है, एक का नाम है एज, एक का नेम है प्राइस। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो मेन डिफरेंस है यहाँ पर। जो इसकी जो वैल्यू है ये है इंटीजर एज की और प्राइस की वैल्यू वो है फ्लोट। इसमें आप देखेंगे ये डेसिमल टाइप का 0.4 जोड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। ठीक है। अब मैं एक और डेटा टाइप वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ नेम और उसकी वैल्यू असाइन करता हूँ स्ट्रिंग आदित्य। अब इस नेम टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो है आई है आदित्य, लेकिन ये किस टाइप के डेटा टाइप क्या है इसका, ये है स्ट्रिंग str। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसकी जो आप देखेंगे कंसोल में वैल्यू आ जाती है आदित्य। तो ये ना ही इंटीजर है ना ही फ्लोट है, ये एक डिफरेंट टाइप के विच इज़ कॉल्ड इन पाइथन स्ट्रिंग और str। यहाँ पर आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स में भी असाइन कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी असाइन कर सकते हैं। पाइथन दोनों को यूज़ कर सकता है। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं डबल कोट्स यूज़ करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और डेटा टाइप को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो है बूलियन। देखिए, बूलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स को ही हम स्टोर कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इज़ प्रोग्रामर और इसमें ट्रू पास करता हूँ और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है ट्रू। और अगर जो आपको फॉल्स लिखना हो यहाँ पर तो आपको लिखना होता है फॉल्स। सिंपल यही, आप ये दो ही इसमें असाइन कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर हम डेटा, इसके जो डेटा टाइप्स हैं वो अलग अलग बना सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमें नहीं पता है किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है तो हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए पाइथन ने कुछ इनबिल्ट फंक्शन दिए हैं। मैं आपको कुछ यूज़ करके दिखाता हूँ जिसमें एक इनबिल्ट फंक्शन है से टाइप। जब भी आप ये टाइप लिखते हैं और टाइप के अंदर आपका जो भी वेरिएबल है आप उसका उस वेरिएबल को पास कर देंगे। मैंने पास किया एज को, अब मुझे पता है जो एज है वो इंटीजर टाइप का है और मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आता है क्लास। ये किस क्लास को बिलोंग करता है, इंटीजर int। इसी तरीके से अगर मैं प्राइस को पास करता हूँ तो हम जानते हैं किस टाइप का है, 32.4 फ्लोट टाइप का है। तो इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें क्लास फ्लोट। सेम गोज़ विद द नेम। अब जब नेम पास करते हैं और इसको रन करते हैं तो स्ट्रिंग str टाइप का है क्लास। तो आप किसी भी वेरिएबल का उसका टाइप क्या है वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से किसी भी वेरिएबल को कैसे बनाना है और उसका टाइप अगर हमें नहीं पता है, चेक करना है, तो हम इस तरीके से टाइप इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करके पता कर सकते हैं। अब मैं जो दूसरी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है, अगर मुझे एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, टाइप कास्ट करना हो, तो वो कैसे करूँगा पाइथन में। तो उसको करने के लिए पाइथन ने कुछ इनबिल्ट फंक्शन दिए हैं। जैसे मैं इस एक इंटीजर लिखूँगा और इसमें फ्लोट वैल्यू को पास करूँगा। मैं जानता हूँ इसका क्या है, फ्लोट प्राइस का, तो मैं यहाँ पे प्राइस पास करूँगा। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यूजुअली तो प्राइस का जो है वो एक फ्लोट टाइप है 32.4, लेकिन जब मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है तो इसकी वैल्यू अब आएगी सिर्फ 32। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो आउटपुट देखेंगे आप 32। इसी तरीके से यहाँ पे मेथड एक और है फ्लोट
और इस फ्लोट में अगर मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करता हूँ तो आप आउटपुट देखिए, इसका अभी इसकी वैल्यू है 20, लेकिन जब मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे 0.0 और ऐड हो जाता है, क्योंकि ये फ्लोट टाइप को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एक इंटीजर को या फ्लोट को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होता है str। अब ये जो एज है ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, पर ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं पाइथन में इनपुट को कैसे रिसीव करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और चाहते हैं कि यूज़र उसमें कुछ इनपुट डाले, उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट आए, तो उसके लिए हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। तो इसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन दिया गया है जिससे हम यूज़र का इनपुट ले सकते हैं, और वो फंक्शन का नाम भी है इनपुट। इनपुट से मैंने कहा यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, है ना, और मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो देखूँगा यहाँ पे कंसोल में आता है व्हाट इज़ योर नेम, और ये जो कर्सर है वो वेट करता है मेरे नाम का। मैं यहाँ पे अपना नाम इंटर करता हूँ आदित्य, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने और कुछ इस प्रोग्राम में लिखा ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना प्रिंट लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो और कॉन्कैटनेट करके लिख देता हूँ। अभी मैंने इस वैल्यू को सबसे पहले, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है तो मुझे एक वेरिएबल में होल्ड कराना होगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, जो इस वैल्यू को जो भी मैं इनपुट करूँगा वो इसमें होल्ड हो जाएगी, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दूँगा। अभी यहाँ पे समझना ये है कि ये एग्जैक्टली प्लस जो मैंने साइन यूज़ किया है, इसका क्या यूज़ है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जब भी आप किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हेलो, मैंने एक अपनी स्ट्रिंग बनाई थी, उसमें एक और स्ट्रिंग जोड़ रहा हूँ जो है नेम, जो मैं यहाँ से इनपुट आएगा, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो यहाँ के स्टोर होगा, और प्रिंट करने के बाद हेलो और उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे अपना नाम देता हूँ आदित्य, तो यहाँ मैं देखूंगा यहाँ पे आउटपुट आ गया है हेलो आदित्य। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस इनपुट से जो भी मैंने वैल्यू दी थी वो इसके अंदर आके स्टोर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें मैं दो नंबर को ऐड कर सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को पहले इंटर करा के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर नंबर 1। ओके, और ये यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, नंबर 1 कर देता हूँ जिससे क्लियर हो। और इस नंबर को मैं हेलो नंबर में प्रिंट करके देखता हूँ कि ये नंबर क्या आया है। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे इंटर नंबर 1, तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया पहला अपना 10 और इंटर किया, तो यहाँ पे लिख के आ गया हेलो 10, है ना। अब ये 10 तो लिख के आ गया, लेकिन हमें ये समझने वाली बात है, ये जो नंबर है वो आ गया है। अब ओके, ऐसा करते हैं, पहले नंबर 2 और ले लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं इनपुट और से इंटर नंबर 2, और यहाँ पे मैं एक सेमी कोलन लगा देता हूँ जस्ट फॉर सेपरेशन, है ना। और यहाँ पर मैं एक नंबर को और कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ से नंबर 2, और मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1, ये यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 2, और इसको मैं प्रिंट करके देखूँगा पहले। तो यहाँ पे इंटर नंबर 1 मैंने लिखा 10, इंटर नंबर 2 मैंने लिखा 20, और इसको हिट किया तो यहाँ पे आ गया नंबर 1 10, नंबर 2 20। अब मुझे इन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नो ओके, मैं एडिशन करता हूँ, इन दोनों नंबर को ऐड करता हूँ और उसका आउटपुट यहाँ पे दे दूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सम लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और करता हूँ नम प्लस num 2,
और ये जो सम आएगा और वो मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम। अब जब मैं इसको रन करता हूँ और मैंने वैल्यू दी 10 और दूसरी वैल्यू दी 20 और इंटर किया, तो रिज़ल्ट आया 1020। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, यहाँ पे ये दोनों नंबर मैंने डाले, उसके बाद भी जो रिज़ल्ट आया वो क्या है 1020। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो नंबर 1 और नंबर 2 था उसको ये इनपुट फंक्शन ने एज ए स्ट्रिंग लिया है, ना कि इंटीजर। मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाली, लेकिन इसने क्या ले लिया, इसने इसको ले लिया एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो अपने दिमाग में रखिए, वो ये है कि इनपुट फंक्शन हमेशा ही, आप यहाँ पे चाहें फ्लोट वैल्यू डालें, आप यहाँ पे बूलियन वैल्यू डालें या यहाँ पे स्ट्रिंग डालें, कुछ भी डालें, इनपुट फंक्शन हमेशा एज फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही इसको लेता है। तो अगर आपको इसको प्रूफ करके देखना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था अपने ट्यूटोरियल में, यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन है टाइप, और आप टाइप नंबर 1 को अगर प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो टाइप आएगा वो str टाइप का आएगा। अब हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, से पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर 20, और देखिए यहाँ पे जो क्लास आई है ना वो स्ट्रिंग आई है। तो इससे प्रूफ होता है कि इनपुट जो भी लेता है, जो भी आप देते हो, चाहे वो इंटीजर हो फ्लोट हो, वो हमेशा स्ट्रिंग में ही उसको लेता है। लेकिन अगर मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है, एक दो नंबर को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने बताया था मैं एक टाइप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस इनपुट को यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट। अभी क्या हुआ, ये देखा स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट में। और दूसरे नंबर के लिए भी मैं सेम करता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा और इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, फ्लोट। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। पहला नंबर मैंने डाला 10, दूसरा नंबर डाला मैंने 20 और एंटर किया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, वो आई है ये, यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो क्लास है वो फ्लोट तो कन्वर्ट हो गई है, मतलब जो नंबर 1 की क्लास थी वो हम देख सकते हैं फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रही है, वो इस एरर को आप पढ़ना सीखिए। ये एरर आ रही है लाइन नंबर 5 पर, ठीक है। अब इसको समझते हैं बोल क्या रहा है। लाइन नंबर 5 पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, रिजल्ट इज सम। अब बोला है कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर 1 को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, नंबर 2 को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। जब आप दो फ्लोट नंबर्स को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी फ्लोट ही होगा। अब ये सम जो है उसका टाइप है फ्लोट, और यहाँ पे जो रिजल्ट इज है ये एक स्ट्रिंग है। और मैंने बताया था कॉन्कनेट, जो प्लस साइन है, ये कॉन्कनेट किया जाता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ना कि एक स्ट्रिंग को और एक फ्लोट को। वो यही बोल रहा है कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग, मीन्स सम को एक स्ट्रिंग होना जरूरी है, तभी हम इसको यहाँ पर कॉन्कनेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे एक फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, str और सम। इसको सेव कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 10 और दूसरा नंबर दिया 20। अब देखेंगे यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो आ गया है। यहाँ पे क्लास दिखाई है फ्लोट, जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे प्रिंट किया है, और रिजल्ट इज 30.0। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इनपुट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, और ये हमेशा जो इनपुट देता है वो स्ट्रिंग में ही होता है। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था इसको, से मैंने एक मैसेज स्ट्रिंग बनाई, और इसमें एक मैसेज स्ट्रिंग में एक मैसेज पास करता हूँ, सॉरी, और इसमें एक मैसेज पास करता हूँ, माय नेम इज़ आदित्य। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मैसेज दे देती है। ओके, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्ट्रिंग जो क्लास है, यहाँ पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को कॉल करते हैं, है ना, पाइथन में ऐसा है कि जब भी कोई इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन। और जब भी हम किसी भी
फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं मेथड, है ना? तो यहाँ पर जो एमएसजी जो मेरा स्ट्रिंग क्लास का है, हम जानते हैं ये मैंने माय नेम इज़ आदित्य, इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। जब मैं इस पे डॉट लगाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस तब मुझे देखने को मिल जाते हैं। ये फंक्शन सारे इस स्ट्रिंग क्लास को बिलॉन्ग करते हैं और इन फंक्शंस को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, अभी मैं आपको कुछ फंक्शन बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो पाइथन में स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि हम उसको बदल नहीं सकते, उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, ठीक है? इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला आपको एक मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ, मैसेज डॉट से अपर। अपर का तो आप मीनिंग समझते ही होंगे, ये जो भी मैंने लिखा है माय नेम इज़ आदित्य, ये सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आप देखेंगे माय नेम इज़ आदित्य। यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप और भी यूज़ कर सकते हैं, से मैसेज डॉट लोअर। आप लोअर केस में भी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड आउटपुट आया है माय नेम इज़ आदित्य, सब कुछ लोअर में है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी मैंने ये बोला मैसेज डॉट अपर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैसेज था, जो मैसेज स्ट्रिंग थी मेरी, वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई। ये एक्चुअली एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होती है और पुरानी स्ट्रिंग वैसी की वैसे ही रहती है। अगर आपको इसको प्रूव करके देखना है तो आप इसके नीचे प्रिंट लगाइए और मैसेज यहाँ पे लिख दीजिए। वापस से मैसेज को प्रिंट करके देखिए, तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे पहली लाइन में जो अपर केस में कन्वर्ट होके नई स्ट्रिंग आई है और जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग थी माय नेम इज़ आदित्य, जो नॉर्मल स्ट्रिंग थी, वो वैसी की वैसी ही लिखी हुई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब भी आप किसी भी मेथड को यूज़ करते हैं तो जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होती है, बल्कि एक नई स्ट्रिंग बन के वहाँ पर प्रिंट होती है। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग नेक्स्ट पे मूव होते हैं। यहाँ पर मैं एक कुछ और आपको मेथड्स दिखाना चाहता हूँ। उसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट और मैसेज डॉट यहाँ फाइंड। ये फाइंड काफ़ी अच्छा है। फाइंड का मीनिंग क्या है? अगर मुझे ये जानना है कि मेरे इस स्ट्रिंग में ये स्पेसिफिक जो सपोज़ कीजिए मुझे फाइंड आउट करना है कि n है, वो n का इंडेक्स क्या है? तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आता है 3। ये 3 कैसे आया आप वो समझ लीजिए। यहाँ पर जब आप जाएँगे, ये इंडेक्स हो गया 0, ये इंडेक्स हो गया 1 और स्पेस का इंडेक्स 2 और n का इंडेक्स 3। तो आप देख सकते हैं जो n का इंडेक्स आ रहा है वो 3 और ये फाइंड के थ्रू जो इंडेक्स आ रहा है वो भी आउटपुट में क्या आ रहा है? 3। तो फाइंड के थ्रू आप स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का आप इंडेक्स पता कर सकते हैं, नॉट ओनली कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड भी लिखता हूँ, से मैंने लिखा आदित्य और इस आदित्य का इंडेक्स क्या है, जब इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे आता है 11। अब ये 11 कैसे आया होगा? आप एक सिंपल सा तरीका है, वही आप यूज़ कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्पेस का आ जाएगा यहाँ पर 10 और ए का जो आएगा वो आएगा 11। तो जब भी आप कोई वर्ड डालते हैं इसमें फाइंड में, तो वो आपको जो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फाइंड से आप स्ट्रिंग में ये पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ है। लेकिन अगर मैंने कोई एक ऐसी स्ट्रिंग डाल दी जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, से मैंने डाल दिया XX, क्या ये एग्जिस्ट करती है? तो मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आता है -1। -1 का मतलब है वो जो आपने वर्ड या स्ट्रिंग डाली है वो फाइंड नहीं हुई। ठीक है? तो इस तरीके से हम फाइंड का यूज़ करते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं और इस मेथड में हम समझते हैं नया से रिप्लेस। रिप्लेस मेथड को समझते हैं। मैं रिप्लेस कैसे यूज़ करूँगा यहाँ पे बताता हूँ। से मैं इस आदित्य को बदल कर मैं इस स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ प्रोग्रामर मित्रा। ओके,
सो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस स्ट्रिंग में ये जो मैसेज स्ट्रिंग है उसमें रिप्लेस कर दो आदित्य को, जहाँ जहाँ मिले उसको प्रोग्रामर मित्रा से। जब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो क्या आता है, माय नेम इज़ प्रोग्रामर मित्रा, मीन्स इस मैसेज में जहाँ पे आदित्य था वो कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी जो स्ट्रिंग थी वो चेंज नहीं हुई है। अगर मैं मैसेज को अभी भी प्रिंट करके देखता हूँ तो मेरी जो पुरानी स्ट्रिंग थी वो वैसी की वैसी है, ये नई स्ट्रिंग बना के देता है। मैंने आपको बार बार बोला है, स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल, यू कांट चेंज इट इन पाइथन। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप एक याद रखिए, आप इस पर कोई भी मेथड कॉल कर रहे हैं तो एक नई स्ट्रिंग बन के आती है, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। जैसे मैंने बताया था, किसी भी वेरिएबल को जब मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ तो मैं उसमें इक्वल टू साइन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो इक्वल टू है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने 10 को ए में असाइन कर दिया है ना, इसलिए इसको असाइनमेंट बोलते हैं। अब जब मैं इस ए को a+1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए की वैल्यू थी वो ऑलरेडी 10 थी, उसमें मैंने +1 कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। तो मैं इसको अगर प्रिंट करके देखूंगा और ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट आएगा 11। देखिए, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो जो ए की वैल्यू थी इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे एक से इंक्रीमेंट करना है तो मेरे पास ये भी तरीका है। मैं इस कोड, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, है ना। अभी आप देखोगे यहाँ पर जो ए की वैल्यू है अभी भी क्या हो जाएगी, 11 ही आएगी। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए 11 आई, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। सपोज़ कीजिए मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना है तो 2 लिख दूंगा, यहाँ पे सीधा 12 हो गया। अब इस प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सीधा मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ और इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे जो 10 इसकी वैल्यू थी वो किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे अगर मैं डिवीज़न लगा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या बची, 5.0। तो आप इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं सेकंड पे मूव होता हूँ, विच इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने पढ़े ही हैं, क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, x=10 एंड y=20, है ना। अभी मैं प्रिंट करता हूँ किसको, मैं करूँगा x डिवाइड बाई y। तो इसको जब मैं प्रिंट करता हूँ तो वैल्यू आती है 0.5। इसी तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 5, 200। इसी तरीके से जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस परसेंटेज, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट इन द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये सबसे ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से समझिए कि ये क्या होते हैं और इनका हमें प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। इसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ से 12 और b की वैल्यू लिख देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे a की वैल्यू है 12 और जो b की वैल्यू है वो है, सॉरी, जो a की वैल्यू है वो है यहाँ पे 12 और b की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर जो a है वो 12 है, b है 10 है, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें बूलियन आउटपुट मिलता है, ये हमेशा बूलियन आउटपुट ही देता है, ग्रेटर देन, लेस देन। इसी तरीके से जब आपको अगर लेस देन देखनी हो कोई वैल्यू, a इज़ लेस देन b, जब मैंने इसको अपोजिट करके लिखा तो अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 10। तो सिंपल सी बात है, 12 जो है वो छोटा नहीं होता 10 से, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। इसी तरीके से आप एक कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ और भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक और आपको मिल जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। यहाँ पे हम दो चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो a है वो b से
बड़ा होना चाहिए, या तो बड़ा हो और साथ ही साथ ये क्या है, ये इक्वल टू साइन उसके बराबर भी हो सकता है, तो उस केस में ये ट्रू आएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए और बी दोनों की वैल्यू 12-12 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये वैल्यू आती है ट्रू। क्यों? क्योंकि 12-12 से बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल टू होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू इस तरीके से यूज़ करते हैं। और जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ आपको लेस देन इक्वल टू अगर लगाना है, तो आपको इस तरीके से उसको लगाना होता है। और जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे a इज़ लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे जो इक्वल टू है वो काम कर गया। अगर मैं इसको अभी 13 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये ऊपर वाला फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। क्यों? यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 13 की है, b बड़ा है, और या फिर कहें मैं ए छोटा है इससे। तो आप ये जो कंपैरिजंस हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और मैं मिस कर गया हूँ। अगर मुझे दो वेरिएबल्स देखने हैं वो इक्वल टू है या नहीं, उसके लिए मैं ए इक्वल टू बी सीधा लिख सकता हूँ। ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो देखिए ये असाइनमेंट नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। ये क्या हो रहा है, ये कंपेयर किए जा रहे हैं दो वेरिएबल्स को। जब आप इसको रन करेंगे तो फॉल्स दे देता है क्योंकि इक्वल नहीं है, लेकिन अगर जब मैं इन दोनों को 12-12 करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे लास्ट क्या आता है, ट्रू। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। जब भी हमें किसी भी दो वेरिएबल्स की इक्वालिटी को चेक करना होता है तो हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। और एक और मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पर, जो है नॉट इक्वल टू। अगर मुझे देखना है कि दो वेरिएबल नॉट इक्वल टू है या नहीं, तो ये होता है नॉट इक्वल टू देखने के लिए कि ये इक्वल नहीं है, नेगेशन देखना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देता है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी इक्वल हैं। अगर मैं इसको एक को 13 कर दूँ फिर रन करूँ, तो आप देखोगे ये लास्ट वाला जो है ए नॉट इक्वल टू बी, तो उसने क्या बोला, हाँ ट्रू, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब लास्ट वाले पर मूव होते हैं, विच इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जब भी कोई इफ कंडीशनल या कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये सिर्फ 3 टाइप के हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक आता है एंड, दूसरा आता है और तीसरा आता है नॉट। ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब भी आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएँगे तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, तो इनको एक-एक करके समझते हैं। से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, a इज़ इक्वल टू 18, है ना? अब a इज़ इक्वल टू 18 है। अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, और इसमें मैं कहता हूँ जो एज है वो बड़ी होनी चाहिए 18 से, ओके, या फिर मैं कहूँ इक्वल टू होनी चाहिए, बड़ी और इक्वल टू होनी चाहिए 18 के। एंड जो एज है वो छोटी होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए किसके, से 25 के। जो भी ऐसे लोग हैं जिसकी एज 18 साल से बड़ी है एंड 25 साल से या उस तक छोटी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे स्टेटमेंट का, एज बड़ी है 18 से या उसके इक्वल है और छोटी है 25 से या फिर उसके इक्वल है। इन कंडीशन के बीच अगर जिसकी भी एज आएगी तो ये कंडीशन जो है पूरा स्टेटमेंट ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, तो यहाँ पर इसने रिटर्न किया है ट्रू, क्योंकि अभी मैंने एज क्या दी है 18। अगर मैं एज को 26 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 18 साल से तो बड़ी है लेकिन 25 साल से भी बड़ी है, और मैं क्या कह रहा हूँ 25 साल की या 25 साल से छोटी होनी चाहिए, तो ये 26, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स। तो अगर आप देखोगे तो कंडीशन का आंसर आता है फॉल्स। अब इसमें जो दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल में वो है और। देखिए और का मतलब ये होता है कि या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी था, इस केस में सिर्फ इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एज वापस से कर दी से 21, तब मैंने 21 की मैंने बोला एज बड़ी होनी चाहिए 18 से,
ठीक है। तो अब 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे है 21 है, तो ये 18 से तो बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन अब मैंने बोला था कि ये 25 साल से छोटी होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 25 को हटा के मैं बोल देता हूँ 20। अब मैंने बोल दिया 20। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये स्टेटमेंट आया ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने पहला, वो लिखा है जो एज है वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। 21 18 साल से बड़ी है, तो जो आगे की कंडीशन है वो डिससैटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे एज जो है, यहाँ पे कंडीशन है 21 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो कंडीशन तो फॉल्स हुई है, लेकिन द पॉइंट इज ये पहली कंडीशन तो ट्रू हो चुकी है। जब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है और के केस में, तो फिर वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू ही रिटर्न करता है। ठीक है। अभी अगर मैं इस केस में लिखता हूँ, मैंने इस एज को मैं कर देता हूँ से यहाँ पर 22 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इस पहले केस में ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये दूसरे स्टेटमेंट को देखने जाएगी और देखेगी कि इसमें ये ट्रू होती है क्या। अब मैं इसमें देखता हूँ, एज जो है वो छोटी होनी चाहिए 20 से, मेरी है 21, तो ये भी फॉल्स हो जाती है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा मुझे? फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं नॉट। नॉट इज़ बेसिकली ये देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई कंडीशन ट्रू है, मैं उसको फॉल्स करना चाहता हूँ, तो मैं नॉट का यूज़ करता हूँ। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने बोला जो एज है वो अ, वो बड़ी है 20 से। ठीक है। अगर आप मैं देखूंगा एज जो वेरिएबल है वो है 21, वो बड़ा है 20 से, करेक्ट। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये देगा ट्रू। लेकिन जब मैं इसके आगे लगा देता हूँ नॉट, तो ये कंडीशन तो मुझे देगी ट्रू, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में। तो जब मुझे उसका जस्ट अपोजिट करना हो, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, तो वहां पे मैं नॉट का यूज कर सकता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टाइम, और उसका टाइम दे लेता हूँ उसे 10 o'clock। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं हम वो समझते हैं। इफ़ मैंने बोला जो टाइम है वो टाइम अगर बड़ा है ना, और इक्वल टू है 5 के, मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, एंड जो टाइम है मेरा वो छोटा है 12 से, मीन्स दोपहर के 12 बजने से वो छोटा है, तो मैं बोलूँगा कि अभी प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं यहाँ पे आपको बताना ये चाहता हूँ, आपने देखा होगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो उसको हम इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, और इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा इस कंडीशन के अंदर आता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपको कोड लिखना है, कोई भी एक ब्लॉक बनाना है, तो उसके लिए आपको कोलन का यूज़ करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे कोलन यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये स्पेस है ये स्पेस देना होगा, इंडेंटेशन। तो ये जो इंडेंटेशन में इस जगह से जो भी लिखा जाएगा वो सभी इस इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है। तो अभी हम इस छोटे से प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। जब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट आता है गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे किया प्रिंट हेलो आदित्य, और उसके बाद मैं गुड मॉर्निंग प्रिंट करूँगा। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट देखेंगे हेलो आदित्य गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट के अंदर हैं। अब देखिए, अगर मैं इंडेंटेशन नहीं देता हूँ, है ना, और फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया, उस प्रोग्राम को रन किया, तो देखेंगे। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 10 बज रहे थे इसको मैं बजा देता हूँ से मैंने रात के 2 बजा दिए। ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या लिख के आया है, सिर्फ गुड मॉर्निंग। बेसिकली हुआ क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ टाइम की वैल्यू 2 थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो हेलो आदित्य था वो प्रिंट नहीं हुआ।
और ये मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट था ये मेरा इसके अंदर इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं गया। लेकिन अगर मुझे इस ब्लॉक के अंदर ले जाना है तो मुझे एक इंडेंटेशन देके, टैब देके यहाँ पे इसके ठीक ऐसे ही मुझे इस तरीके से लिख देना है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप रन में देखोगे कि कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं और उसके बाद हमने प्रोग्राम में कुछ लिखा नहीं था, तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो इस तरीके से ये इफ़ की कंडीशन हम पाइथन में लिखते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से टाइम मांगेंगे कि उसका टाइम क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग प्रिंट करके देंगे स्क्रीन पर। ये सिर्फ़ इसके लिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें थोड़ा-सा कि इफ़ और एल्स यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा था, इसकी जगह मैं इनपुट ले लेता हूँ। सबसे पहले जो भी इनपुट आएगा मैंने बताया तो उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। अब जो भी इनपुट आएगा यहाँ पे मैं मैसेज दूँगा इंटर टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम है वो यूज़र एंटर कर देगा और इस टाइम में एज़ एन इंटीजर वो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कंडीशन लगाई है मॉर्निंग में टाइम जो है 5 से लेके दोपहर के 12 बजे तक का। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ बोलो गुड मॉर्निंग, है ना? अब मैं यहाँ पे एल्स इफ़ कैसे यूज़ करते हैं उसके बाद, मतलब इफ़ के साथ मुझे एल्स इफ़ को भी यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जो टाइम है, जो टाइम जो होना चाहिए, अब टाइम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 12 से, एंड जो टाइम है वो छोटा होना चाहिए किससे से, इवनिंग के 5 से। तो मैं बोलूँगा गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ गुड आफ्टरनून। ओके। अभी यहाँ पे जो 5 हैं, अभी जो टाइम मैं लूँगा मैं 24 आवर में लूँगा। तो ये 12 से अगर मैं इसमें 5 प्लस कर देता हूँ तो इसको मैं 17 कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है? तो शाम के 5 बज जाएँगे। और मैं एक एल्स कंडीशन लगाता हूँ। उस एल्स कंडीशन में मैं बोलता हूँ, एल्स कंडीशन में सिंपल सा मुझे एल्स लिखना है और कोलन लगा देना है और फिर प्रिंट करना है, और शाम के 5 बजे के बाद की जो भी वैल्यू होगी उस केस में मैं प्रिंट कर दूँगा गुड इवनिंग। ठीक है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, अब इसको रन किया तो मुझसे टाइम माँग रहा है। मैंने टाइम दिया मॉर्निंग के 11, और जब दिया तो उसने मुझे प्रिंट किया गुड मॉर्निंग। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अब मैंने टाइम देता हूँ दोपहर के 2 बजे, तो 2 12 और 2 कितना हो गया 14। तो मैंने जब 14 किया तो उसने मुझे दिया गुड आफ्टरनून। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। अब आपने देखा अभी ये गुड आफ्टरनून क्योंकि एल्स केस में गया, इसके और इसके बीच में टाइम आया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ से कीजिए 18, मीन्स शाम के 6 बज रहे हैं, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे देता है गुड इवनिंग। तो गाइस ये एक छोटा-सा प्रोग्राम था जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम इफ कंडीशन स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में, और उसको कैसे इंडेंटेशन देके उसको एक साथ लिखते हैं, जिससे आपका जो ब्लॉक है वो इंडेंटेशन के बेसिस पर ही पाइथन में काम करता है। यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। अब हम डिस्कस करते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स, प्रोग्रामिंग में लूप्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 से लेके 5 तक नंबर को प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? आप यूज़ुअली करोगे प्रिंट 1, ऐसे प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आप इसको प्रिंट करोगे, और 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 से लेकर 500 तक ऐसे ही प्रिंट करना है, तो क्या आप ऐसे प्रिंट करेंगे? तो ऐसे प्रिंट करने में आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आया लूप। आप किसी भी चीज़ को कितनी भी बार रिपीट करना हो तो आप उसको रिपीट कर सकते हो लूप में लगाकर, है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें यूजुअली जो 2 लूप हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पाइथन में। पहला है व्हाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप।
तो जो फॉर लूप है वो हम सीखेंगे जब हम लिस्ट को समझ जाएँगे, पाइथन में लिस्ट क्या होती है। अभी हम समझते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, से आई इक्वल टू 1, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाइल, और लिखता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5 और कोलन लगा के। अब जैसे ही मैं कोलन लगाता हूँ तो जो भी मैं इंडेंटेशन दे के लिखूँगा वो सब कुछ मेरे इस व्हाइल के अंदर, लूप के अंदर ही जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट आई, तो मेरी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं आई की वैल्यू में जो भी आई है उसमें +1 कर दूंगा। आई की वैल्यू में +1 कर दूंगा। और अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, वाइल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस लूप के कोड में ये एग्जीक्यूट होगा जाके, और आई की वैल्यू 1 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू 1 में मैंने एक और ऐड किया है, तो आई की वैल्यू 1 थी तो उसमें 1 ऐड किया, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। और यहाँ से कंट्रोल निकल के वापस से इधर आ जाएगा जब देखेगा कि 2 की वैल्यू, अब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आई कितना अंदर आएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 में फिर से +1 किया जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। और इस तरीके से ये चलता रहेगा। जब आई की वैल्यू 5 होगी और यहाँ पे 5 प्रिंट होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 के बाद जब यहाँ पर जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये गलत कंडीशन हो जाएगी और ये लूप बंद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ और बाहर लिख देता हूँ से लूप एंड। ठीक है। ये लूप जब ब्रेक होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, और लूप के अंदर ये चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट होंगी। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो आप देखिए आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5, इस लूप के अंदर 5 तक चला और ये प्रिंट होके आ गया। और ये लूप एंड कहाँ था, कि जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करके देना है आपको नंबर, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है 100 तक। ये 100 तक लूप चलाना है आपको, और फिर इसको जब आप चलाएँगे तो आप देखेंगे पूरा ये प्रिंट हो गया, 1 से लेके 100 तक प्रिंट हो गया कंसोल में, और यहाँ पे लूप एंड ये लिख के आ गया। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप लगाते हैं। और अब मैं आपको व्हाइल लूप में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो है, मैं इसको वापस से 5 करता हूँ। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हम किसी भी इंटीजर को किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक इंटीजर को हम स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वेल, ये करके देखते हैं। यहाँ पर जो आई की वैल्यू हम जानते हैं ये एक इंटीजर है, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्ट्रिंग से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ स्टार से। देखिए ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया आई का स्टार से, तो आउटपुट क्या आता है पहले वो देखते हैं। जब मैंने इसको रन किया तो आउटपुट आया कुछ इस तरीके से, जो पैटर्न प्रिंटिंग होती है वो पैटर्न प्रिंट हो गया। यहाँ पे हुआ क्या, जब आई की वैल्यू 1 थी और 1 में मल्टीप्लाई हुआ इस स्ट्रिंग का तो एक स्टार आया। जब यहाँ पे 2 हुई तो स्ट्रिंग 2 टाइम प्रिंट हुई, जब यहाँ पे 3 हुआ तो स्ट्रिंग 3 टाइम प्रिंट हुई, और 4 हुआ एंड सो ऑन। इस तरीके से ये स्ट्रिंग जो है जितनी भी आई की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई होती गई। तो क्या अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दूँ वो भी ऐसे ही काम करेगा? मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, उस लूप को रन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक बार आदित्य आया, फिर वही स्ट्रिंग 2 टाइम आई, फिर वही मेरा नाम 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट तो नहीं कर सकते इंटीजर को और स्ट्रिंग को, हाँ, पर आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कहीं आपको पैटर्न प्रिंट करना है या कोई नंबर्स को प्रिंट करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन ज़रूर कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। अब डिस्कस करते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? देखिए कलेक्शन ऑफ नेम्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लिस्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ नेम्स बनाता हूँ लिस्ट, है ना। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम्स, और लिस्ट बनाने के लिए मैं हमेशा
यूज़ करूँगा स्क्वायर पैरेंथेसिस। तो इस स्क्वायर पैरेंथेसिस में सबसे पहले मैं अपना नाम डालता हूँ आदित्य, और दूसरा नाम डालता हूँ से नीरज, एंड थर्ड नेम डालता हूँ मैं प्रमोद, एंड फोर्थ नेम डाल देता हूँ मैं श्रेयस। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली है जो पाइथन में इस तरीके से लिस्ट बनती है। अगर मुझे इसको प्रिंट करके देखना है तो मुझे लिखना होगा सिंपली प्रिंट नेम्स, और इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है, पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई है। लेकिन अगर मुझे अपनी लिस्ट का सिर्फ 0th इंडेक्स प्रिंट करना हो कि इंडेक्स 0 पर कौन सा नेम है, तो मैं इस तरीके से ये स्क्वायर पैरेंथेसिस लगा के उसमें इंडेक्स पास कर सकता हूँ, और फिर इसको रन करूँगा। देखेंगे पहली वैल्यू मेरी क्या थी, आदित्य, तो प्रिंट हो गया। अगर मैं इंडेक्स 1 पास करता हूँ तो प्रिंट हो जाएगा नीरज, इंडेक्स 1 पे है नीरज। तो इस तरीके से ये जो कॉमा सेपरेटेड जो मैंने पास किया है इस लिस्ट में, ये इसके इंडेक्सेस है। इंडेक्स 1 पे आदित्य, इंडेक्स 2 पर नीरज, इंडेक्स 3 पे प्रमोद, इंडेक्स 4 पर श्रेयस। ठीक है, इस तरीके से ये हम बेस्ड ऑन द इंडेक्स हम अपने एलिमेंट्स को फैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैंने इसमें -1 वैल्यू दे दी तो क्या होगा। देखिए इंडेक्स -1 देते हैं तो पहले रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जब रन किया तो आउटपुट आया श्रेयस, मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट था वो प्रिंट हुआ। तो पाइथन में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आपको जान लेनी चाहिए, जब भी आपको लिस्ट को स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर रीड करना है तो आप इंडेक्स वाइज रीड कर सकते हो 0 1 2 3, और अगर आपको लिस्ट को एंड से रीड करना है अपोजिट डायरेक्शन से तो आप -1 से स्टार्ट कर सकते हो। -1 ये होगा, ये -2 होगा एलिमेंट, ये -3 और ये -4। तो अगर मैं -2 करता हूँ तो मुझे आउटपुट आना चाहिए प्रमोद। जब मैं इसको रन करूँगा देखिए आउटपुट आया प्रमोद। तो मैं लिस्ट को अपोजिट डायरेक्शन से भी इसमें रीड कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर मुझे अगर मुझे इसके लिस्ट के 0th इंडेक्स पर अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है, मैं आदित्य की जगह नाम चेंज करना चाहता हूँ शुभम, और जब मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे नेम्स प्रिंट करता हूँ, और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है, जो पहले आदित्य थी लिस्ट में, अब वो शुभम हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने 0th इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इंडेक्स को चेंज करके कुछ भी वैल्यू पास करके किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी एक चीज़ और बताना है मुझे इसमें, वो ये है कि अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके किसी इंडेक्स तक की लिस्ट को रीड करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए मुझे 0th इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स, इसमें 4th जो इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं है, इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। तो 0th इंडेक्स हमारा क्या हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3। तो मैं इसको अभी सिर्फ 3 तक रीड करता हूँ, तो इसमें इंडेक्स 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 1 2 है ना, 0 1 2 इंडेक्स, तो आदित्य नीरज प्रमोद प्रिंट हो जाएगा। देखिए जब मैं आउटपुट आता है आदित्य नीरज एंड प्रमोद। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो श्रेयस भी प्रिंट होगा। तो बेसिकली जो लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब मैं इसको रन करूँगा तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, आदित्य नीरज प्रमोद श्रेयस। इंडेक्स 0 से ही नहीं, मैं इंडेक्स 1 से भी रीड कर सकता हूँ। इंडेक्स 1 से रीड करना है तो मुझे इंडेक्स 3 तक जाना होगा और उसको रन करूँगा। तो देखिए जब मैंने 1 से रीड करना चालू किया तो इंडेक्स 1 ये है, और कहाँ तक जाना है, इंडेक्स 3 तक। तो 0 1 2 3, और मैंने बताया जो भी लास्ट यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये कहाँ तक रीड करेगा, नीरज और प्रमोद तक, और यही आउटपुट आया है। तो हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके स्पेसिफिक इंडेक्स तक भी लिस्ट को इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लिस्ट में कुछ मेथड्स भी हैं जो हमें जान लेने चाहिए। लिस्ट एक क्लास है जिसके कुछ मेथड्स हैं, हम उसको जानते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ नंबर्स की, तो थोड़ा और आसान होगा समझना। तो इस नंबर्स यहाँ पे मैं नंबर्स पास कर लेता हूँ, इंटीजर नंबर्स 3 4 5 6। अब देख सकते हो मैंने एक लिस्ट बना ली है, और मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। नंबर्स
और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ गए। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे जैसे ही आप लिखेंगे नंबर्स डॉट, तो इस ये जैसे मैं जानता हूँ कि नंबर्स वो है एक लिस्ट टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लियर, रिमूव, इंसर्ट, अपेंड, काउंट, ये सारे लिस्ट के मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो और ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते भी हैं। तो यहाँ पे नंबर्स में अगर मैं एक नई लिस्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ तो एक मेथड यूज़ होता है अपेंड। अपेंड जब यूज़ करूँगा तो मुझे इसमें 6 तक मैंने ऑलरेडी ऐड है, मैं 7th पे ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं इसको इस तरीके से करके रन करूँगा तो आप देखेंगे ये जो आउटपुट आया उसमें देखिए लास्ट पे 7th भी अपेंड हो गया है। ठीक है, तो अपेंड किया जाता है न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए लास्ट में। अब नंबर्स डॉट इसमें एक और होता है इंसर्ट। इंसर्ट का देखिए एक स्पेसिफिक यूज़ है। तो इंसर्ट बेसिकली 2 वैल्यू लेता है। पहली लेता है इंडेक्स, कि आपको कौन से इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना है। मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स 1 पर वैल्यू को 100 कर देना है। तो इंडेक्स 1 पर अभी क्या है 0 एंड 1, अभी वैल्यू है 2। इसको मुझे किस में बदल देना है 100 में। अब मैं इसको सेव करके जब रन करूँगा तो देखेंगे आप इंडेक्स 1 पे वैल्यू कितनी आ गई 100। तो अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आप यूज़ करेंगे इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट मेथड को। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और मेथड दिखाता हूँ आपको, डॉट रिमूव। देखिए रिमूव मेथड कैसे काम करता है। अभी लिस्ट में 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं। अब मुझे ये नंबर 3 को रिमूव करना है लिस्ट से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर वैल्यू, जो भी मुझे वैल्यू रिमूव करनी है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा और फिर रन कर दूँगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 यहाँ से चला गया, 4 5 6 बचा है। तो आपको जिस भी वैल्यू को रिमूव करना है तो आप रिमूव फंक्शन, रिमूव मेथड को यूज़ करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, नंबर्स डॉट, हाँ एक और मेथड है क्लियर। क्लियर क्या करता है? क्लियर बेसिकली करता ये है कि आपके लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं आपने इंसर्ट किए हैं, ये सारे आइटम को वहाँ से डिलीट कर देता है कंप्लीटली। तो आपकी जो लिस्ट होगी वो एम्प्टी हो जाएगी अगर आप क्लियर को कॉल करते हो तो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे जो आउटपुट मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ नंबर्स, वो एम्प्टी लिस्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्लियर कर दिया है जो भी इसके अंदर था। अब डिस्कस करते हैं फॉर लूप्स को। तो फॉर लूप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 कीवर्ड का यूज़ बताना चाहता हूँ। तो जिसमें सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स की 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबर्स की मेरे पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से मैं इसको प्रिंट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं मेरे पास एक कीवर्ड है इन का क्या यूज़ है मैं वो आपको पहले समझाना चाहता हूँ जिससे इसका फॉर लूप में भी यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मुझे 3 इन नंबर्स, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 3 आइटम 3 इन नंबर्स मीन्स जो 3 है वो इन नंबर्स की लिस्ट में है या नहीं। तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट आता है ट्रू, क्योंकि 3 इंडेक्स 2 पर अवेलेबल है तो इसीलिए इसने आउटपुट दिया यस इज़ ट्रू। अगर मैं इसी जगह बोलता हूँ 6 जो इस लिस्ट में नहीं है और फिर इसको रन करता हूँ तो आउटपुट देता है फॉल्स। तो जो इन है, इनका यूज़ एक्चुअली ऐसे होता है जब भी हमें किसी लिस्ट में देखना होता है कि कोई आइटम अवेलेबल है या नहीं तो हम इनका यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड है, एक और एक्चुअली इनबिल्ट फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड लेन। लेन का मतलब होता है लेंथ को आइडेंटिफाई करना। तो अगर मैं लेंथ में नंबर्स को पास कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आता है 5। बेसिकली ये बता रहा है कि इस पूरी लिस्ट में इसमें इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, तो ये उसका काउंट देता है। इस लिस्ट की क्या लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देता है। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम मूव होते हैं लूप्स पर, फॉर लूप पर। देखिए फॉर लूप को लिखते कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर आइटम इन नंबर्स, देखिए कितना इंग्लिश में ये लिखा हुआ कोड है।
फॉर आइटम इन नंबर्स, मतलब हर आइटम के इन नंबर्स में, ये जो नंबर्स की जो लिस्ट है इसमें जो आइटम है हम उसको लूप कर रहे हैं, हम उसके अंदर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आइटम, प्रिंट आइटम। तो इस नंबर की लिस्ट में हर एक आइटम को ये आइटरेट करेगा। अब जब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट आता है 1 2 3 4 5। तो ये जो आइटम में क्या आती है वैल्यू, जो नंबर्स में इंडेक्स वाइज 0 1 2 3 इसके अंदर आइटम में आती चली जाती है, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है फॉर लूप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था। हाँ, वो था, अगर मुझे वाइल लूप यूज़ करना है, वाइल लूप यूज़ करके किसी लिस्ट को आइटरेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट को बदल लेता हूँ। मैं एक लिस्ट का ले लेता हूँ, से एक नेम्स की लिस्ट ले लेता हूँ। मैं फिर से बना लेता हूँ, आदित्य एंड नीरज एंड प्रमोद। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस लिस्ट को वाइल लूप के थ्रू आइटरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, i = 0। ठीक है, i = 0, और इस i = 0 में अभी मैं लिखूँगा एक लूप, वाइल i लेस देन लेंथ ऑफ, पहले इसमें स्पेस दे लीजिए, लेंथ ऑफ नेम्स। तो मैंने बताया था कि लेंथ जो फंक्शन है उसका कैसे यूज़ होता है किसी भी लिस्ट की लेंथ को बताने के लिए। तो इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3, इस लिस्ट की लेंथ है 3, और फिर हमने कोलन लगाया और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्या, नेम्स, और कौन सा इंडेक्स, ith इंडेक्स, और उसके बाद i की वैल्यू को मैं i+1 कर दूँगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आया, आदित्य नीरज एंड प्रमोद। तो ये लेंथ फंक्शन का मैं यूज़ दिखाना चाहता था। और अगर आप लिस्ट को वाइल लूप के थ्रू आइटरेट करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से लेंथ फंक्शन को यूज़ करके आइटरेट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं रेंज को। देखिए, रेंज पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर लूप के साथ। तो सबसे पहले रेंज फंक्शन को समझते हैं, ये क्या है। तो अगर मैंने लिखा एक से नंबर्स, मुझे नंबर्स चाहिए 1 से लेके 10 तक, तो मैं लिखूँगा रेंज 1 to 10। ओके, और मैं इसको जब प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखने को, वो आप देखिए। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे नंबर नहीं मिलते, ये मुझे एक रेंज ही प्रिंट करके दे देता है 1 to 10। अगर मुझे इस रेंज को 1 to 10 प्रिंट करना है तो वो कैसे करूँगा, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है जो फॉर लूप के साथ यूज़ किया जाता है, फॉर आइटम इन नंबर्स। नंबर्स क्या है, अपना रेंज है ना। अब मैं इसमें प्रिंट करूँगा आइटम को। जब इसको रन करते हैं तो आउटपुट आता है 1 to 9। यहाँ पर 10 को एक्सक्लूड किया गया है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप रेंज में जिस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं वो तो इंक्लूड होता है लिस्ट में, लेकिन जो लास्ट होता है वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता, उस रेंज में इंक्लूड नहीं होता। तो आप हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे करना होगा 11, और फिर मुझे 1 से लेके 10 तक ये नंबर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको एक वेरिएबल में लूँ, मैं यहाँ पर सीधा ही लिख सकता हूँ रेंज और 1 to 11, और इस ऊपर वाली रेंज को मैं हटा देता हूँ, और इसको जब मैं रन करूँगा तो मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इस रेंज फंक्शन की। वो ये है कि आपको जब भी ये जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है स्टेप। अगर मुझे इस तरीके से नंबर चाहिए जिसमें उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, तो मैं ये स्टेप, एक पैरामीटर होता है थर्ड, वो मैं पास कर सकता हूँ मुझे कितने का डिफरेंस चाहिए।
अभी मैं इसको पहले कर देता हूँ 21 तक, तो 1 टू लेके 1 टू 20 नंबर्स प्रिंट होंगे मेरे पास, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 का डिफरेंस होगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे आया 1 3 5 7 9 11। ऐसा क्यों आया? 2 नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ, स्टेप दिया हुआ है 2 का। इस स्टेप को अगर मैं 3 का कर दूँ तो आप आउटपुट देखिए क्या आता है, 1 4 7, हर नंबर्स के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो ये स्टेप होता है, आप रेंज को यूज़ करके स्टेप भी दे सकते हो। तो फॉर लूप में रेंज काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेट इन पाइथन। देखिए सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। आप सेट में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। जैसे मैं एक सबसे पहले सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। सेट क्रिएट करने के लिए आपको करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम। जैसे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, सेट के लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। जैसे इसमें डाला 10 23 34 2 4, ये मैंने एक बना लिया अपना सेट। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए क्या आता है। ये जो आउटपुट आया है वो कुछ ऐसा आया है 2 34 4 23 10। मतलब मैंने जिस ऑर्डर में ये नंबर्स डाले थे उस ऑर्डर में मुझे इसमें नहीं आए हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो सेट है वो इंसर्शन ऑर्डर को सेव नहीं करता, वो मेंटेन नहीं करता है। अगर सेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है तो याद रखिए हम उसे स्पेसिफिक इंडेक्स से यूज़ करके उसकी वैल्यू को भी फैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई भी इंटरनली इंडेक्स को मेंटेन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं अगर इसी लिस्ट में जैसे मैंने 4 ऐड किया हुआ है, मैं वापस से 4 ऐड करता हूँ तो क्या होता है। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो मैं देखूँगा इसमें सिर्फ एक ही 4 आया है, दूसरा 4 जो था उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो जैसा मैंने बोला था सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, तो इसमें जो एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुका है और आप फिर से उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो उसको वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। देखिए अब मैं यहाँ से भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये जैसे ये नंबर्स था, नंबर्स में मैं यहाँ पे एक मेथड है इसमें ऐड में मैं 100 ऐड करता हूँ इस सेट में, तो आउटपुट देखेंगे 100 ऐड हो गया है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं वापस से 100 को ऐड करने की कोशिश करूँ या फिर मैं ऑलरेडी इस लिस्ट में 4 ऐड है, मैं वापस से 4 ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे 4 ऐड नहीं हुआ है। मीन्स ये किसी भी तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेता, सेट में हमेशा ही यूनिक एलिमेंट्स ही रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसमें पहली चीज़। यहाँ पर मैं एक और मेथड बताना चाहता हूँ आपको। नंबर्स में जो आता है पॉप, जी हाँ, पॉप क्या करता है। पॉप आपके सेट के पहले एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट में तो देखते हैं क्या एलिमेंट निकल के आता है। जैसे लिस्ट में हम देख सकते हैं 2 34 4, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या पॉप करता है। देखिए आउटपुट आया 2, तो इसने किसको निकाला है, सबसे पहले एलिमेंट को। आप कहेंगे पहला एलिमेंट है कहाँ, तो वो जो अपने लिए इंटरनली जो ऑर्डर मेंटेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे पहला एलिमेंट जो है वो 2, तो यहाँ पर 2 पॉप होके आ जाता है। ओके, अब इसमें हम एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि इसमें इंडेक्स मेंटेन नहीं होता है, तो अगर आप कोशिश करेंगे नंबर्स इंडेक्स 0 पर, मैं यहाँ पर जो वैल्यू 10 थी उसको मैं 20 कर दूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको रन करके देखिए आपको क्या एरर देता है। ये बोलता है टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप एक स्पेसिफिक आइटम को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडेक्स मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेट। अगर आपको इसमें और भी मेथड देखने हैं तो आप यहाँ पे डॉट लगा के देख सकते हैं, ऐड अपडेट रिमूव। अगर मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, मुझे 23 को रिमूव करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ
प्रिंट करके देखूँगा। अब देखते हैं नंबर्स में 23 रिमूव हुआ या नहीं। अब देखिए लिस्ट में से 23 सेट में से 23 रिमूव हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम रिमूव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और है विच इज़ कॉल्ड क्लियर। क्लियर इज सेम एज लिस्ट। जब आप क्लियर मेथड कॉल कर देंगे तो ये पूरा ही जो सेट है उसके अंदर के आइटम सारे रिमूव हो जाएंगे और एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो आउटपुट आया एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को उसमें से हटा दिया है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से काम करता है सेट इन पाइथन। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है विच इज़ कॉल्ड टपल। देखिए टपल को समझिए, कुछ लोग इसको ट्यूपल बोलते हैं, मैं इसको टपल बोलता हूँ, आपको जो बोलना हो बोल सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, सो टपल कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने एक नेम्स की मैं टपल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ, और हाँ टपल कैसे बनाए जाते हैं, इसमें ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं, सिंपल ब्रैकेट। देखिए लिस्ट कैसे बनाई जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके, सेट बनाए जाते हैं करली ब्रेसेस को यूज़ करके, और टपल बनाए जाते हैं सिंपल ब्रैकेट को यूज़ करके। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टपल की। इसमें पहला एलिमेंट डालता हूँ मैंने डाला आदित्य, दूसरा एलिमेंट मैंने डाला से प्रमोद, और तीसरा एलिमेंट मैं डालता हूँ यहाँ पे, तीसरा एलिमेंट मैं डालता हूँ यहाँ पे नीरज। ठीक है, मैंने इस टपल में, अब टपल होता क्या है, टपल बेसिकली एक ऐसा आप इसको लिस्ट की तरह कह सकते हो जिसमें एक बार अगर ये बन गया तो इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप किसी भी इंडेक्स पे जाकर स्पेसिफिक वैल्यू को फिर से चेंज नहीं कर सकते। ये इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, सेम वैसे ही ये टपल है जो इम्यूटेबल है। एक बार टपल बन गया फिर आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। देखिए अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे टपल बन के आ गया आपके पास। अब इसमें आप यहाँ पे नेम्स डॉट लगा के देखिए तो आपके पास देखिए सिर्फ दो ही मेथड आते हैं, इंडेक्स और काउंट। अब ये इंडेक्स और काउंट का क्या यूज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ। हाँ एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ, ये जो टपल है वो डुप्लीकेट वैल्यू ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे वापस से नीरज पास करूँगा तो टपल डुप्लीकेट वैल्यू ले लेगा, लेकिन सेट में ये अलाउ नहीं होता है पर टपल में होता है। देखिए यहाँ पे नीरज नीरज टू टाइम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नेम्स डॉट इंडेक्स मेथड जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी कोई वैल्यू पास करता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू पास की प्रमोद, जब मैं इसको रन करूँगा, सॉरी मैं इसको प्रिंट करना भूल गया, प्रिंट, मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब देखिए तो इसने प्रमोद का इंडेक्स बता दिया मुझे, 0 इंडेक्स आदित्य, फर्स्ट इंडेक्स प्रमोद, तो यहाँ पे उसका इंडेक्स मुझे मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर एक और मेथड है जो काउंट। देखिए काउंट का क्या यूज़ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। काउंट कैसे काम करता है, काउंट आपको ये बताता है कि इस लिस्ट में ये एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे मैंने प्रमोद रन किया तो यहाँ पे आता है सिर्फ एक ही बार आया, लेकिन अगर मैं इसमें प्रमोद की जगह नीरज को पास करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो आया 2 टाइम। तो वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उस टपल में, उस काउंट को लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई और वैसे फंक्शन नहीं है जिनको अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, ऐड, इंसर्ट, अपडेट, वो सब इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल है, आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। अब डिस्कस करते हैं डिक्शनरी को। देखिए ये डिक्शनरी को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप पाइथन के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये डिक्शनरी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डेटा को होल्ड करने के लिए जिस तरीके से लिस्ट यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये डिक्शनरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू डिक्शनरी को समझाने की कोशिश करता हूँ। डिक्शनरी में हम दो चीज़ों को मेंटेन करते हैं, एक है की और एक है वैल्यू।
किसी भी की के लिए उसकी कोई वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको बनाना कैसे है एक डिक्शनरी को। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय डेटा करके एक डिक्शनरी बनाता हूँ, और डिक्शनरी बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कर्ली ब्रेसेस। तो इस कर्ली ब्रेसेस में मैं एम्प्लॉय डेटा बना रहा हूँ, और इस एम्प्लॉय डेटा में मेरी एम्प्लॉय आईडी है 100 और मेरा नाम है आदित्य। इसी तरीके से एक में दूसरा एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 101 और उसका नाम है नीरज। इसी तरीके से मैं एक और बना लेता हूँ 102 एम्प्लॉय आईडी, और उस बंदे का नाम है से प्रमोद। ठीक है, तो ये मैंने डिक्शनरी बना ली। अब मैं जैसे एज यूजुअल जैसे इसको प्रिंट करके देखते हैं। पहले एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं हमारी डिक्शनरी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आउटपुट में वही आ गया है। अब यहाँ पर जो की है वो ये है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी इज माई की एट आदित्य उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी होती है उसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है। इसी तरीके से दूसरा रिकॉर्ड आप देखेंगे, उसमें आप पहला देखेंगे 101 इज की और ये दूसरा नेम उसकी वैल्यू है। तो की हमेशा यूनिक होती है, लेकिन वैल्यूज़ हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो की है उसको मुझे ये दिखाना है। अगर मैं इसमें एम्प्लॉय डेटा में अगर किसी एलिमेंट को मुझे चाहिए तो मैं कैसे फैच करूँगा। तो मैं लिखूँगा एम्प्लॉय डेटा गेट। अब यहाँ पे मुझे गेट में सिर्फ उसकी की डालनी है। की मीन्स एम्प्लॉय आईडी जो मैंने बनाई है वो यहाँ मैं डालूँगा की, और ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देता हूँ। जब आप इसको रन करोगे देखोगे तो सिर्फ मुझे वैल्यू मिलती है आदित्य। ठीक है, ये तरीका है जिससे आप उसकी की के बेसिस पर उसकी वैल्यू को फैच कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर 102 डालता हूँ तो भी मुझे देखो ये प्रमोद मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी की डालता हूँ जो इसमें नहीं है, फिर क्या होता है, जब इसको रन करते हैं तो मुझे मिलता है नन। देखिए यहाँ पर इस मेथड में हम एक और चीज़ कर सकते हैं। जब आप गेट कर सकते हो उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगाना है तो नन नहीं चाहिए तो आप लिख सकते हो कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ से आप रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको की नहीं मिलती है तो आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप इसी में कॉमा देके इस चीज़ को लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू और रन कर सकते हो। तो आप जो भी यहाँ लिखोगे वो आपको मिल जाएगा अगर उसमें नहीं है तो। लेकिन अगर है साई 101 ऑलरेडी है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, जो वैल्यू है वही प्रिंट करेगा ये मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेट का यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं इस पूरे डिक्शनरी में मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ न्यू एलिमेंट। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मुझे करना होगा एम्प्लॉय डेटा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा से नई न्यू की डाल देता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी 103, और उसमें डाल देता हूँ एक नया बंदा से उसका नाम है शुभम, कोई नया एम्प्लॉय। और जब इसको आप रन करोगे तो देखोगे यहाँ पे एक और ऐड हो गया है लास्ट में शुभम। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं 102 को यहाँ पे डाल के उसमें शुभम डाल दूँ तो क्या होगा। तो बेसिकली होगा ये कि जब 102 पर जो अभी प्रमोद था वो अभी शुभम से रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे 102 पर जो एम्प्लॉय था प्रमोद अब वो शुभम में बदल चुका है। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। अभी जो मुझे नेक्स्ट डिस्कस करना था, इससे मुझे रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए मुझे लिखना होगा डिलीट, उसके बाद एम्प्लॉय डेटा और उसकी की से मुझे आदित्य को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे 100 कोड डालूँगा और इसको रन करूँगा। तो आप देखिए यहाँ से 100 वाला जो रिकॉर्ड था की वाला वो हट चुका है और सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड रह गए हैं। तो आप इस तरीके से इस डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका। आप ये देखिए इस डिक्शनरी का यूज़ कितना ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो मैंने अभी स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, आप इनमें एक लिस्ट भी डाल सकते हो, आप फिर से एक डिक्शनरी भी डाल सकते हो, और इसके अंदर आप चाहो तो एक टपल भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक टपल डालता हूँ और इस टपल में मैं क्या करता हूँ 2 एलिमेंट देता हूँ। एक में मेरा नाम आदित्य
और दूसरे में मैं कहाँ से हूँ वो डाल देता हूँ, से बेंगलोर। यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के लिए भी मैं ऐसा ही करता हूँ। इस नीरज को यहाँ से हटाकर यहाँ पर नाम हो गया नीरज और ही इज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली। और ये प्रमोद है, उसका भी मैं डेटा ऐसे ही बदल देता हूँ, प्रमोद ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ देखनी है। अब जब प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे की आप डालेंगे वो अभी भी इंटीजर ही है, और लेकिन ये जो वैल्यू है अब ये सारी टपल्स में बदल चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आपको किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी पता है 102, तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो कि वो उसका नाम है प्रमोद और वो बॉम्बे से बिलोंग करता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये डिक्शनरी कैसे काम करती है। इसको आप जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।